Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. My name is Shreya. We are going to start with topic transfer of judges of High Court. तो जब हम ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात करते हैं हाई कोर्ट के, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रांसफर कर सकते हैं एक हाई कोर्ट जज को दूसरे हाई कोर्ट की तरफ. जब ये ट्रांसफर होता है जज का, देन दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव एन एडिशनल अमाउंट एज कंपनसेटरी अलाउंस. ये जो कंपनसेटरी अलाउंस है ये पार्लियामेंट डिटर्मिन करती है. जब मैंने कहा कि प्रेसिडेंट जो है वो ट्रांसफर करते हैं एक हाई कोर्ट जज को दूसरा हाई कोर्ट की तरफ, तब प्रेसिडेंट ये डिसीजन लेते हैं आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. राइट, ये यू हैव टू रिमेंबर कि प्रेसिडेंट ये जो डिसीजन है ऑफ ट्रांसफरिंग द जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, ये डिसीजन लेते हैं आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. थर्ड जो जजेस केस था ऑफ 1998, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज है उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन की जरूरत है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मस्ट कंसल्ट विद द कलीजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड 2 जजेस फ्रॉम द हाई कोर्ट. ये जो 2 जजेस ऑफ हाई कोर्ट हैं, इनमें से एक वो खुद जज हैं जो कि ट्रांसफर होने वाले हैं, और दूसरे जज वो हैं जो रिसीव करने वाले हैं इन्हें. मतलब क्या है, अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट जज को ट्रांसफर कर रहे हैं प्रेसिडेंट, ही इज कंसल्टिंग हु? He is consulting the CJI. The CJI must also consult 4 senior most judges of the Supreme Court and 2 judges of the High Court. ये collegium important है. Consultation of CJI, sole opinion of CJI नहीं होता है. collegium के साथ consultation करना जरूरी है. इसमें जो ये 2 हाई कोर्ट जजेस हैं उनमें से द फर्स्ट वन इज द जज हु इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड, द सेकंड जज इज द जज हु इज गोइंग टू रिसीव. Okay, now what else? You must also know that in 1977, Supreme Court ruled that the transfer of High Court judge should be resorted only as an exceptional measure. मतलब ये जो ट्रांसफर ऑफ जज है ये एक एक्सेप्शनल मेजर की तरह लेना चाहिए और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लेना चाहिए. इट शुड नॉट बी टेकन एज अ वे ऑफ पनिशमेंट देने के लिए नहीं, बट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ट्रांसफर ऑफ जजेस होना चाहिए. Again in 1994, Supreme Court held that judicial review is necessary in this case. तो जुडिशियल रिव्यू एग्जैक्टली क्या होता है ये तो हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं, बट अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू इज नेसेसरी हियर. राइट, ऑल्सो यू मस्ट नो दैट ट्रांसफर ऑफ अ जज कैन बी चैलेंज्ड ओनली बाय द जज हु हैज बीन ट्रांसफर्ड. आप या मैं जाके ये चैलेंज नहीं कर सकते, वो ही जज जाके इसे चैलेंज करेगा जिन्हें ट्रांसफर किया गया है. दिस मच इज क्लियर. नाउ वी कम टू एक्टिंग, एडिशनल एंड रिटायर्ड जजेस. एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन है? प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. हु इज अपॉइंटिंग? द प्रेसिडेंट फ्रॉम हाई कोर्ट जजेस एज acting Chief Justice of High Court. When is he appointing him? When the office of Chief Justice of High Court is vacant, when the Chief Justice of High Court is temporarily absent, and when the Chief Justice of High Court is unable to perform the duties of his or her office. So these 3 conditions are necessary. जब president जो है वो अपॉइंट करते हैं किसी को एज एक्टिंग चीफ जस्टिस, कौन सी 3 कंडीशंस में करते हैं? अगर ऑफिस जो है वो वेकेंट हो, या टेम्पररीली एब्सेंट हो, या फिर अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज. ओके, नाउ वी कम टू एडिशनल जजेस. द प्रेसिडेंट, यहां पे भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे हैं. प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ क्वालिफाइड, this person must be qualified, duly qualified, as an additional judge of high court for a temporary period. So additional judge is for temporary period of not more than 2 years. 2 साल से ज्यादा के लिए नहीं, 2 साल के अंदर अंदर के टेम्पररी पीरियड के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं एक ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को एज द जज ऑफ हाई कोर्ट. कब करते हैं प्रेसिडेंट ये? जब there is a temporary increase in the business of High Court,
there are arrears of work in High Court, then the President can do so. Okay. Another thing you must know is, ये तो हमने additional judge देखा. Now we are going to see an acting judge. Okay. So the President can also appoint a person, a duly qualified person, as an acting judge of High Court. ठीक है, President is appointing a duly qualified person as an acting judge of High Court. Right? When judge of that High Court is first unable to perform duties due to absence or any other reason. Second, appointed to act temporarily as Chief Justice of High Court. Right? क्या मतलब है? President जो है एक duly qualified person को acting judge बना सकते हैं. कब? जब एक जज की जो पोजीशन है वो उसमें अनेबल है टू परफॉर्म ड्यूटीज ड्यू टू हिज एब्सेंस और एनी अदर रीजन, या फिर वो जज जो हैं उन्हें दूसरे उन्हें चीफ जस्टिस की तरह टेम्पररीली एक्ट करना है. तो ये पोजीशन जो है ये अभी के लिए यहाँ पे एक वॉइड है और इसे फिल करने के लिए एक्टिंग जज बनाया जाता है. दो कंडीशंस है. सपोज देयर इज अ जज, right? Suppose there is a judge who is unable to perform his duties, right? Why is he unable to perform his duties? Due to absence or any other reason, right? Other reason. तो इस जगह पे acting judge को डाला जाएगा by the president. Second case is there is a judge who now has to act temporarily as the chief justice of high court, और of course उनकी जो judge की position है वो वहां पे void है, तो वहां पर एक्टिंग जज को डाला जा सकता है बाय प्रेसिडेंट. These two conditions are clear. You must also know that an acting judge holds office until permanent judge resumes his or her office. तो जैसे ये जो permanent judge हैं ये अपने ऑफिस में वापस आते हैं, whenever he resumes office, the acting judge will not hold office after that. Right? Also, however, both additional or acting judge cannot hold office after attaining the age of 62 years. 62 years के बाद दोनों ही they can't hold office. Right? Retired judge. At any time, Chief Justice of High Court can request a retired judge of that High Court or any other High Court to act as a judge of the High Court of the state for a temporary period. क्या बोला मैंने? At any time, Chief Justice of a High Court of a state can act as can request a retired judge of that High Court or any other High Court to act as a judge of the High Court for a temporary period. Right? But to do this, he must take previous consent of the president. So previous consent of the president is required. Right? Allowance over here, any kind of allowance, is determined by the president. Right? He will also enjoy all jurisdiction and power and privileges of a judge of High Court. But you must remember that he or she will not otherwise be deemed to be a judge of High Court. It is similar to what we have done in Supreme Court, right? इतना clear है? अब हम देखते हैं independence of High Court. Quite similar to what we have read in Supreme Court. So we'll skim through it. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो बहुत एसेंशियल है फॉर द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज असाइंड टू इट. इट मस्ट बी फ्री from interferences of executive, legislature, politics, etc. Right? इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी मेजर्स हैं जिसकी वजह से ये इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट होती है. फर्स्ट इज मोड ऑफ अपॉइंटमेंट. A judge of a high court is appointed by the president, which means cabinet, in consultation of Chief Justice of India, Chief Justice of High Court.
राइट? तो ये जो जुडिशरी का इंक्लूजन है, दिस एक्चुअली डज व्हाट? इट curtails the absolute discretion of the executive. Second is there is security of tenure. They can be removed only by the president and in a manner which is and on the grounds which is mentioned in the constitution, only in the manner which is mentioned in the constitution. This means that they do not hold their office during the pleasure of president, though they are appointed by the president. And till now, no judge of High Court has been impeached or removed so far. There are fixed service conditions. Right? Salaries, allowances, privileges, leaves, pensions, etc. of a High Court judge are determined by the parliament from time to time, but वो उनकी डिसएडवांटेज में चेंज नहीं हो सकते हैं आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट. एक्सेप्शन यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी है, उसमें कुछ और चेंजेस आ सकते हैं. राइट? सो मोर और लेस यू सी दैट you can say that the service conditions of judge of high court remains the same during his term or tenure. Expenses are charged on the Consolidated Fund of India. Right? I'm sorry, Consolidated Fund of the State, not India. Consolidated Fund of the State, because we are talking about High Court judges. Right? So salaries, allowances of judges, the salary allowances of staff, pensions of staff, as well as administrative expenses of High Court are charged on the Consolidated Fund of the State. Thus, obviously, they are non-votable by the Parliament, by the state legislature. I'm sorry, by the state legislature. They are not votable by the state legislature. Right? It should be noted here that the pension of High Court judge is charged on the Consolidated Fund of India, not the state. So, pension की जब बात होती है, pension of who? Of a High Court judge. That is charged on Consolidated Fund of India. Salaries allowance कहाँ पे charge हो रहा है? Consolidated Fund of State में. जज की सैलरी एंड अलाउंस की बात कर रही हूँ, नॉट स्टाफ. बट पेंशन ऑफ जज इज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द कंट्री इंडिया. स्टाफ की सैलरी, अलाउंस एंड पेंशन, ये सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पे ही चार्ज हो रहा है. राइट? सैलरी अलाउंस ऑफ जज इज ऑल्सो ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, बट पेंशन ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एक्सेप्ट अगर इम्पीचमेंट मोशन इज अंडर कंसिडरेशन, देन देर इज बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट. Power to punish for its contempt. A high court can punish a person for its contempt. Freedom to appoint its own staff. The Chief Justice of High Court can appoint officers, servants of High Court without any interference from executive. He can also prescribe the service conditions. You must know one more thing. जो jurisdiction है of High Court, that cannot be curtailed. ठीक है? The jurisdiction and power of High Court cannot be curtailed by Parliament and state legislature. जो कोई भी चीजें Constitution में mentioned है as the power of High Court, that cannot be reduced or curtailed by the Parliament or state legislature. In the next lecture, we will see jurisdiction and powers of High Court, different jurisdictions like original jurisdiction, writ jurisdiction,